जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी और साथियों आपका फिजिकल भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा होगा। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 2 पूछा जाता है साथियों, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 30 है। साथियों इसके पहले आप लोगों के लिए 29 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी जा सकते हैं। तो साथियों आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है साथियों, इनमें से री क्या है? व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, दोनों या फिर स्वर? तो क्या है इनमें से री जो है क्या है साथियों? तो आपका जो राइट आंसर है वो है स्वर। ठीक है, री जो है वो आपका स्वर है। हिंदी के प्रमुख स्वर छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए ऐ ओ औ हैं। इनमें मूल स्वर अ ई उ री हैं। संयुक्त स्वर ए ऐ ओ औ है। स्वर के दो प्रकार हैं साथियों, एक ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है। ह्रस्व स्वर में अ ई उ री होता है और दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ऐ ओ औ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कवि को एकटक कौन निहार रहा है? लड़की, किसान, शिशु, मेहमान? तो कवि को साथियों एकटक कौन निहार रहा है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है शिशु। ठीक है, कवि को एकटक निहार रहा है, शिशु निहार रहा है। अगला प्रश्न है साथियों, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जो आपका प्रश्न नंबर 2 है, कवि को एकटक कौन निहार रहा है, आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि ये प्रश्न कहाँ से उठा है। तो साथियों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं तो ये पद्य खंड का क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट में आपको पद्य खंड से भी क्वेश्चन मिलेंगे, गद्य खंड से भी मिलेंगे और कृतिका भाग 2 से भी मिलेंगे। माने क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 दोनों पुस्तकों से आपको प्रश्न मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा? तो साथियों शिक्षक जो है आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि शिक्षा के अंतर्गत सारे शिक्षक आ जाएंगे। शिक्षक शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जिन शब्दों से एक ही प्रकार के गुण धर्म रखने वाले वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। संबंधियों, व्यवसायों तथा पदों के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे भाई बहन, शिक्षक, मंत्री, प्रधानमंत्री आदि। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं? 6, 8, 9 और 7? तो दोनों मिलाकर कितने होते हैं? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है 8। अंतस्थ और उष्म वर्ण दोनों मिलाकर 8 होते हैं। 4 अंतस्थ होता है, 4 उष्म होते हैं। ठीक है, अंतस्थ व उष्म वर्णों की कुल संख्या 8 है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियाँ हैं, जिनमें से 4 अंतस्थ व्यंजन तथा 4 उष्म व्यंजन हैं। य, र, ल, व वर्ण अंतस्थ व्यंजन तथा श, ख, स, ह उष्म व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? पशु, घर, नदी, नर्मदा? तो साथियों नर्मदा जो है आपका राइट आंसर होगा। नर्मदा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, नर्मदा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि पशु, घर तथा नदी जातिवाचक संज्ञा शब्द है। यह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है। तो अब आप पूछेंगे रेखांकित पद क्या है इसमें? तो धार्मिक में रेखांकित कर लीजिएगा। यह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या फिर विशेषण है? तो साथियों विशेषण है। ठीक है, धार्मिक जो है आपका विशेषण है। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद विशेषण है। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता यानी कि आकार, अवस्था, रूप, गुण, स्वभाव, स्थिति आदि का बोध हो साथियों, उसे विशेषण कहते हैं। उपरोक्त वाक्य में धार्मिक शब्द व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, अतः यहाँ पे धार्मिक शब्द विशेषण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वनाम है? यह, सभा, मनुष्य, हिमालय? तो आपको सर्वनाम बताना है, सर्वनाम कौन सा है? तो साथियों यह जो है सर्वनाम है। दिए गए विकल्पों में यह सर्वनाम है, जबकि सभा, मनुष्य तथा हिमालय संज्ञा हैं। तब सभा समूहवाचक, मनुष्य एवं हिमालय जो हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। उस कुर्सी को यहाँ रख दो।
संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, या फिर एक और विशेषण ले लो, संबंधवाचक विशेषण है। तो उस कुर्सी को यहाँ रख दो में विशेषण के भेद वाला विकल्प चुनना है। तो साथियों सार्वनामिक विशेषण होगा, ठीक है। उस कुर्सी को यहाँ रख दो, इस वाक्य में कोष्ठक में दिया गया शब्द उस सार्वनामिक विशेषण है। विशेषण देखिए, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के प्रकार गुणवाचक विशेषण होता है, संख्यावाची विशेषण होता है, परिमाणवाची विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जब कोई सर्वनाम संज्ञा के ठीक पहले आए तब वह सार्वनामिक विशेषण के रूप में कार्य करता है। जैसे वह नौकर नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे वह और यह जो है क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। तो रामायण सुंदर रचना है। तो साथियों इसमें गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। रामायण जो है सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर शब्द गुणवाचक विशेषण है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष का बोध कराते हैं वे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, कायर, बहादुर, लाल, पीला, हरा, पतला, भारी, बुकीला, सुंदर, खट्टा, मीठा, गोल, गहरा, दोपहर, संध्या आदि, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? तो अब आप सोचेंगे रिक्त स्थान कहाँ होगा? तो वाक्य में क्रिया का के बाद यहाँ पे आप रिक्त स्थान कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? प्रेरणार्थक, नाम धातु, अकर्मक, सकर्मक। तो मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा है साथियों? तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया का भेद है, ठीक है, सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया होती क्या है? सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म को पत्र लिख रहा है की संभावना हो। जैसे मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, तो क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है, ठीक है, पिताजी को पत्र लिख रहा है। आंसर निकल के आए तो साथियों वहाँ पे सकर्मक क्रिया, और अगर आंसर निकल के ना आए तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया। और आंसर निकलेगा तब जब क्रिया में आप क्या का प्रश्न लगाएंगे तब, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है। डाकिया पत्र लाया, सीमा ने गाना गाया, सिपाही ने चोर को पकड़ा, लड़का सोता है। बताइए, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है, एग्जाम में नहीं है और है का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो लड़का सोता है आपका राइट आंसर होगा साथियों। ये आपका कर्मक क्रिया है, माने सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। लड़का सोता है सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है, क्योंकि वाक्य में सोना अकर्मक क्रिया है। शेष विकल्पों के वाक्य सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? योजक क्रिया है, अधिकार द्योतक क्रिया है, औचित्य बोधक क्रिया है, या फिर अप्रत्यक्ष क्रिया है? बताइए, में थी कौन सी क्रिया है? थी, तो साथियों योजक क्रिया है, ठीक है। चूड़ी अच्छी थी में थी जो है वो योजक क्रिया है। निम्न में अव्यय है, उत्तर ठीक, जापान, कृष्णा। बताइए, अव्यय है तो साथियों ठीक जो है वो आपका अव्यय है। दिए गए विकल्पों में से ठीक शब्द अव्यय है जिसके रूप में लिंग, वचन, कारक और पुरुष के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। जैसे जब, तब, अभी, इधर, उधर, ठीक, वाह, आह एवं किंतु, परंतु इत्यादि। से शब्द उत्तर, जापान तथा कृष्णा संज्ञा है साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न है, फादर अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को क्या दिखाते थे? कपड़े, पुस्तकें, माँ की चिट्ठियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, फादर अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को क्या दिखाते थे? तो साथियों वो माँ की चिट्ठियाँ दिखाते थे, ठीक है। माँ की चिट्ठियाँ आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? क्रिया के होने के समय का, क्रिया के नाप तौल का, क्रिया के स्थान का, क्रिया की रीति का। तो परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है साथियों? तो क्रिया के नाप तौल का बोध होता है, ठीक है।
परिमाणवाचक विशेषण द्वारा क्रिया के नाप तौल का बोध होता है। क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? दशाबोधक है, स्वादबोधक है, कालबोधक है या फिर गुणबोधक है? क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है साथियों? तो कालबोधक। ठीक है, क्षणभंगुर जो है वो कालबोधक है। क्षणभंगुर का आशय होता है क्षणिक, अर्थात कुछ ही समय में नष्ट हो जाने वाला होता है। अतः स्पष्ट होता है कि क्षणभंगुर कालबोधक विशेषण है। और साथियों, जीवन आपका क्षणभंगुर ही है। ठीक है, जीवन आपका क्षणभंगुर है, क्योंकि इसका कोई क्या है, कोई समय नहीं है कब नष्ट हो जाएगा कब नहीं। कारक के भेद हैं 5, 6, 7, 8। कारक के भेद बताना है साथियों। तो कारक के जो भेद होते हैं वो 8 होते हैं। ठीक है, किसी वाक्य, मुहावरा या वाक्यांश में संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक तथा संबोधन कारक। ठीक है साथियों, अभी आपको हम सारे कारक के परसर्ग भी बताएंगे, तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार रखिए, हम आपको परसर्ग भी बताएंगे। ठीक है साथियों, और अपने उत्तर नोट करते रहिए, आप कितने प्रश्न का जवाब दे पा रहे हैं, ताकि लास्ट में आप कमेंट करके बता सकें कि हमारे इतने प्रश्न सही हो रहे हैं सर। तो बताइए, दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह होगा। छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया था। अब इसमें आपको बताना है गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह क्या होगा। तो साथियों, ने जो है आपका राइट आंसर होगा। छुट्टियों में सभी बच्चों का, ठीक है, छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया था। तो यहाँ पे क्या होगा, गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति होगा ने। ठीक है, बच्चों ने, बच्चों का आपने नहीं साथियों। ठीक है, ये यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे ने होगा, बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया था। ठीक है, इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? में, से, ने, को। कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? तो साथियों, को जो है वो कर्म कारक का चिन्ह है। दिए गए विकल्पों में को परसर्ग कर्म कारक का चिन्ह है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। हिंदी व्याकरण में कुल 8 प्रकार के कारकों का विधान किया गया है, जो परसर्ग सहित इस प्रकार हैं। अब देखिए, कारक की संख्या तो 8 होती है। आइए कारक, 8 कारक के परसर्ग जानते हैं। कारक के कर्ता कारक का जो परसर्ग होता है ने होता है, कर्म का को होता है, करण से के द्वारा होता है। ठीक है, और संप्रदान के लिए होता है। अपादान जो होता है वो से होता है, लेकिन अलगाव के रूप में होता है से का प्रयोग। संबंध का के कीरा रेरी ना नेनी होता है। ठीक है, और अधिकरण में पर होता है। संबोधन हे ओ अरे अजी होता है। ठीक है, तो ये कारक थे 8 और इनके परसर्ग इस प्रकार थे। कृतज्ञ का विलोम है अकृतज्ञ, संवेदनहीन, कृतघ्न या फिर जड़। क्या है साथियों? तो कृतज्ञ का जो विलोम होगा वो कृतघ्न होगा। ठीक है, कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतघ्न होता है, जबकि जड़ का विलोम चेतन होता है। संवेदनहीन का विलोम संवेदनशील होता है। ज्योति का विलोम शब्द है मंद, दिव्य, तम, प्रकाश। तो ज्योति का जो विलोम शब्द होगा साथियों वो होता है तम। ठीक है, ज्योति का जो विलोम शब्द होता है वो तम होता है। और मंद का जो विलोम शब्द होता है साथियों वो तीव्र होता है, या फिर कह सकते हैं प्रखर। ठीक है, और प्रकाश का जो विलोम होगा साथियों वो होता है अंधकार। ठीक है, तो देखिए कुछ विलोम शब्द भी इस प्रकार हैं। ज्योति का जो विलोम होगा वो तम होगा, प्रकाश का अंधकार, मंद का तीव्र या प्रखर, प्राचीन का नवीन या अर्वाचीन, और घृणा का जो होता है वो प्रेम होता है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है आकाश का विलोम बताइए। आसमान, पाताल, अनर्थ, अनघ। आकाश का विलोम बताना है, तो साथियों आकाश का जो विलोम होगा वो पाताल होगा।
देखिए कुछ विलोम शब्द इस प्रकार हैं। आकाश का पाताल होगा, गगन का पृथ्वी होगा, अनर्थ का अर्थ होगा और अनघ का अघ होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? कमला, ज्योति, रोशनी, मतंग, कुंजर, कपिश्वर, कुटिल, दुर्जन, इंदिवर, शशि, शशांक, सुधांशु। तो साथियों शशि, शशांक, सुधांशु ये जो हैं आपके सभी शब्द पर्यायवाची हैं। सभी शब्द इसमें से क्या है? पर्यायवाची हैं। शशि हो गया, शशांक, सुधांशु शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं रजनीश, राकापति, राकेश, छपाकर, निशाकर, विधु, मयंक आदि। ठीक है। इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अक्सर साथियों है और नहीं है में जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो यहाँ विशेष ध्यान दीजिएगा। आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? व्योम, अवनि, नभ, अनंत। तो साथियों अवनि जो है आपका राइट आंसर होगा, आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो अवनि है किसका? तो साथियों अवनि जो है वो पृथ्वी का पर्याय है। अवनि आकाश का पर्यायवाची न होकर पृथ्वी का पर्याय है। आकाश के पर्यायवाची आसमान, गगन, मंडल, व्योम, तारापथ, नभ, नभमंडल, शून्य, अंतरिक्ष, ध्यव, अनंत होता है। पृथ्वी के पर्यायवाची है भू, धरा, वसुंधरा, अचला, वसुधा, रत्नगर्भा, धरती, क्षिति, उर्वी, भूमि, अवनि। ठीक है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? अचल, अचला, गिरि, अद्रि। तो पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है तो वो है साथियों अचला। अभी आप लोगों ने पढ़ा। अचला शब्द क्या है? पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, यह पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। जबकि अचल, गिरि तथा अद्रि पहाड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि अचला और अचल में कोई ज़्यादा अंतर है नहीं। लेकिन अचला जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, जबकि अचल जो है वो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है। पहाड़ के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं नग, भूधर, महीधर, शैल, नगपति, तुंग, धरणीधर। ठीक है, धरणीधर आदि हैं। अगला प्रश्न है देव, धन, इंद्र की संधि से बनने वाला शब्द है देवेंद्र, देव इंद्र, देवींद्र, देवोंद्र। तो देव, धन, इंद्र की संधि से जो बनने वाला शब्द है साथियों वो है देवेंद्र। ठीक है। अब आप लोग बताइए देवेंद्र यह कौन सी संधि है, कौन सी संधि का उदाहरण है? तो चलिए साथियों आपको बताते हैं। देव, धन, इंद्र की संधि से बनने वाला शब्द देवेंद्र है। यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। यदि हर्ष या दीर्घ अ के बाद हर्ष या दीर्घ अ, ई, उ, री आए तो क्रमशः ई का ए, ओ तथा अर हो जाता है। ठीक है। अ के बाद ई आएगा तो ए हो जाएगा, अ के बाद उ आएगा तो ओ हो जाएगा, और अ के बाद री आएगा तो अर हो जाएगा साथियों। ठीक है। तो यहाँ पे गुण स्वर संधि का यह उदाहरण है देव प्लस इंद्र। सफेद पोष सज्जन ने तौलिए पर कौन सी वस्तु रखी थी? आम, तरबूज, खीरे, नींबू। तो कौन सी वस्तु रखी थी साथियों? तो खीरा, खीरा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, खीरे जो हैं आपके राइट आंसर होंगे। विद्यालय में किस संधि की योजना है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, कोई नहीं। बताइए विद्यालय में किस संधि की योजना है साथियों? कौन सी संधि है? तो विद्यालय में स्वर संधि है साथियों। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि साथियों 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि, एक होता है विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब 5 भेद कौन कौन से होते हैं वो आप लोग बताएंगे। ठीक है। तो विद्यालय में स्वर संधि की योजना है। इसका संधि विच्छेद विद्याधन आलय होगा। यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है समास के कितने भेद हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? तो साथियों समास के जो भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं। ठीक है, 6 भेद होते हैं समास के। कौन कौन से होते हैं वो भी जान लीजिए। समास के 6 भेद होते हैं। एक होता है द्वंद्व समास, एक होता है द्विगु समास, और एक कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और एक अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है आजन्म शब्द में समास है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि समास। तो आजन्म में
समास है साथियों वो है अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास है साथियों। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पद जो है क्या है, अव्यय है और प्रधान है। देखिए आपको और थोड़ा सा डिटेल में समझाते हैं। आजन्म शब्द में अव्ययी भाव समास है। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन होता है मिलके प्रतिदिन बनेगा। प्रतिदिन का मतलब होता है प्रत्येक दिन। ठीक है, उसके बाद अनुधन रूप बराबर होता है अनुरूप, माने होता है रूप के अनुसार। प्रतिधनकूल बराबर होता है प्रतिकूल, मतलब इच्छा के विरुद्ध। ठीक है, अगला प्रश्न है, देव को सर्वाधिक संतोष तथा सम्मान किससे प्राप्त हुआ? अकबर से, फिरोज शाह से, भोगीलाल से या फिर आजम शाह से? तो साथियों देव को सर्वाधिक संतोष तथा सम्मान भोगीलाल से प्राप्त हुआ। ये हिंदी का पेपर 1 के क्वेश्चन है साथियों। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको दोनों टाइप के प्रश्न मिलेंगे, पेपर 1 का भी पेपर 2 का भी। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितना अभी तक आपकी तैयारी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देशभक्ति में समास है द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। तो देशभक्ति में कौन सा समास है साथियों? समास की भेद जो होते हैं वो 6 होते हैं, उपरोक्त प्रश्नों में आप लोग पढ़ें। तो देशभक्ति में कौन सा समास होता है? तो तत्पुरुष समास होता है साथियों। देशभक्ति का जो समास विग्रह अगर करेंगे तो देश के लिए भक्ति होगा, में तत्पुरुष समास है। इस समास में बाद का पद या उत्तर पद जिसे कहते हैं वो प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह क्या होता है? लुप्त होता है। जैसे डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी संप्रदान तत्पुरुष है। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त माने करण तत्पुरुष है। पथ भ्रष्ट माने पथ से भ्रष्ट अपादान तत्पुरुष है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, मिश्र वाक्य जब मैंने तुम्हें देखा था तुम रुग्णावस्था में थे। तो निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बनाना है। मैंने तुम्हें रुग्णावस्था में देखा था, जब तुम्हें देखा था तुम रुग्णावस्था में थे, तुम रुग्णावस्था में जब मैंने तुम्हें देखा था, या फिर रुग्णावस्था में जब तुम्हें देखा था। तो साथियों मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बनाएंगे तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा मैंने तुम्हें रुग्णावस्था में देखा था। ठीक है, ये आपका सरल वाक्य का उदाहरण बन जाएगा। वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, सरल वाक्य है। जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, मिश्र वाक्य है। नेता ने भाषण दिया और चला गया, संयुक्त वाक्य है। लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, सरल वाक्य है। तो आपको क्या बताना है पता है? जोड़ा जो गलत है उसी को बताना है। तो साथियों लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई सरल वाक्य, यह जो है जोड़ा गलत है। ठीक है, ये सरल वाक्य नहीं साथियों बल्कि संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई सरल वाक्य का उदाहरण नहीं बल्कि संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य में संयोजक अव्ययों द्वारा वाक्यों को जोड़ा जाता है। समझ गए बात? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प हो। उसे पूरा विश्वास है कि वह अपने काम में सफल हो जाएगा, सरल वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर संयुक्त वाक्य है। तो बताइए सही वाक्य भेद का विकल्प कौन सा है? तो साथियों यह जो है मिश्र वाक्य है। ठीक है, उसे पूरा विश्वास है कि वह अपने काम में सफल हो जाएगा, मिश्र वाक्य है। ये की परसर्ग से आप समझ सकते हैं। उपयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण है। मिश्र वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य आपस में संयोजक अव्ययों कौन कौन से कि, जो, जिसे, उसे, अगर, यद्यपि आदि के माध्यम से जुड़े हों मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे उसे पूरा विश्वास है कि वह अपने काम में सफल हो जाएगा। जो व्यक्ति गरीब है वह कुछ नहीं खरीद सकता। तो जो यहाँ पे जो परसर्ग, यहाँ पे की परसर्ग के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देव का जन्म कब हुआ था? 1673 में, 1667 में, 1678 में, 1683 में। तो साथियों देव का जो जन्म हुआ था वो 1673 में हुआ था। ठीक है, इस चित्र को छूना मना है। इस
यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है। इस चित्र को छूना मना है साथियों। तो यह जो है आपका निषेधवाचक वाक्य है, मना किया जा रहा है, तो निषेधवाचक वाक्य का उदाहरण होगा। इस चित्र को छूना मना है, यह वाक्य निषेधवाचक वाक्य है। ऐसे वाक्य जिनमें किसी भी कार्य के निषेध यानी न होने का बोध होता है, उन वाक्यों को निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे आप उदाहरण समझिए, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं निषेध हो गया। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं साथियों। कौन कौन से होते हैं वो भी जान लीजिए। विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और लास्ट संकेतवाचक। ठीक है, तो ये जो है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। हम लग उत्तर लिखते हैं, हम लोग उत्तर लिखत हैं, हम लोग उत्तर लिखते हैं, हम लोग उत्तर लिखते हैं। क्या होगा? तो साथियों आपका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा हम लोग उत्तर लिखते हैं। ये आपका बिल्कुल शुद्ध होगा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य हम लोग उत्तर लिखते हैं। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन से क्या आशय है? मुफ्त की यात्री गाड़ी, मुश्किल से चलने वाली यात्री गाड़ी, केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द स्थानों पर जाने वाली गाड़ी, विशेष गाड़ी। तो साथियों मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन से क्या आशय है? तो केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द स्थानों पर जाने वाली गाड़ी का मतलब ही होता है मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, अगला प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। मोटा सा आदमी आया है, आपकी चरित्र अच्छी है, तुम्हारी जेब खाली है, उसकी कलम खो गई है। तो क्या आपको इस वाक्य को पढ़ने में अटपटा सा महसूस हुआ है? आपकी चरित्र अच्छी है, ये कोई अच्छा वाक्य लग नहीं रहा है। आपका चरित्र अच्छा है ये कहते तो अच्छा लगता, लेकिन आपकी चरित्र अच्छी है ये तो अशुद्ध लग रहा है। तो यही आपका अशुद्ध वाक्य है साथियों। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से आपकी चरित्र अच्छी है अशुद्ध वाक्य, जिसका शुद्ध रूप है आपका चरित्र अच्छा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निर्देश। निम्नलिखित प्रत्येक कहावत के लिए 4-4 समानार्थक वाक्यांश दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर के रूप में विकल्प का चयन कीजिए। पत्थर को जोंक नहीं लगती, इस कहावत का मतलब बताइए। सबल का शोषण नहीं होता, मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, दो धूर्तों में प्रायः टकराव नहीं होता, हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो पत्थर को जोंक नहीं लगती मतलब हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? कार्यालय आदेश, अधिसूचना, ज्ञापन या फिर परिपत्र। बताइए क्या होता है? तो साथियों अधिसूचना बोलते हैं। ठीक है, अधिसूचना बोलते हैं जब सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में कोई क्या होता है, गजट प्रकाशित होता है या सरकारी नियम प्रकाशित होता है, तो उसी को ही हम अधिसूचना बोलते हैं। ठीक है, राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण और उनके अवकाश स्वीकृति की सूचनाओं को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सरकारी अधिकारियों को अधिकार सौंपने, वापस लेने के लिए नए नियम, उपनियमों व आदेशों को लागू करने के लिए अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है? मदद करके मदद की उम्मीद करना, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, घृणा के बदले प्रेम करना, कष्ट कहकर परोपकार करना। क्या होता है साथियों? नेकी कर दरिया में डाल। तो साथियों उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना को ही कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। ठीक है, अगला प्रश्न है, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा? जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, मुसीबत आने से घबरा जाना, कुआं खोदकर पुण्य कमाना। तो क्या होगा सही लोकोक्ति का अर्थ? आग लगने पर कुआं खोदना। तो साथियों संकट के समय बचाव के लिए सोचना। किसके प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण पिघल गया होगा? कवि के, माता के, बच्चे के, पिता के।
तो साथियों किसके प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण पिघल गया होगा? तो बच्चे के। ठीक है, बच्चे के आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? संस्थापक महोदय, व्यवस्थापक महोदय, प्रचारक महोदय, संपादक महोदय। तो साथियों व्यवस्थापक महोदय को आप लिखेंगे। ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए कंपनी या संस्था के किसी मुख्य कार्यकर्ता या व्यवस्थापक महोदय को पत्र लिखा जाता है। जब आप एक कंपनी अथवा संस्था को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तब यह नई कंपनी आपसे पूर्व अनुभवों के प्रमाण पत्र की मांग करती है। यह अनुभव प्रमाण पत्र आपको वह कंपनी अथवा संस्था देती है जहां आपने पूर्व में अपनी सेवाएं दी है। सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब आपको गद्यांश पढ़ना है। गद्यांश पढ़ने के बाद आपको प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो गद्यांश को पढ़िए ध्यानपूर्वक। अपने देश में नवीन राष्ट्र के निर्माण का कार्य भी विवेकानंद आरंभ कर गए। व्यक्तियों के समष्टि को राष्ट्र कहते हैं। सच्चे मनुष्यों का निर्माण हुए बिना स्वाधीन और बलवान राष्ट्र का जन्म नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने कहा था, मानव निर्माण ही मेरा लक्ष्य है। तत्पश्चात सच्चे मनुष्य के निर्माण के लिए उन्होंने किसी वर्ग विशेष की ओर अपनी दृष्टि केंद्रित न करके समग्र समाज की ओर ध्यान दिया। ठीक है, तो ये गद्यांश आप पढ़ लिए। अब पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आप दीजिए। स्वामी विवेकानंद का जीवन लक्ष्य था, क्या था? व्यक्तित्व निर्माण, मानव निर्माण, समाज निर्माण या फिर समुदाय निर्माण? तो उनका जो लक्ष्य था साथियों वो था मानव निर्माण। ठीक है, मानव निर्माण था। व्यक्तियों के समूह को कहते हैं परिवार, समाज, समुदाय या फिर राष्ट्र? क्या कहते हैं? तो साथियों व्यक्तियों के समूह को जो है हम राष्ट्र कहते हैं। ठीक है, गद्यांश के अनुसार। विवेकानंद कैसा राष्ट्र चाहते थे? विस्तृत एवं स्वतंत्र, स्वतंत्र एवं सामाजिक, सामाजिक एवं सशक्त, सशक्त एवं स्वतंत्र। तो विवेकानंद कैसा राष्ट्र चाहते थे साथियों? वो चाहते थे सशक्त एवं स्वतंत्र राष्ट्र हो। ठीक है, अगला प्रश्न है और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है साथियों। विवेकानंद जी ने मानव निर्माण के लिए वर्ग विशेष को चुना, जाति विशेष को चुना, समस्त समाज को चुना, धर्म विशेष को चुना? तो किसको चुना विवेकानंद जी ने? तो साथियों समस्त समाज को चुना, ये आपका राइट आंसर होगा। तो ये था साथियों आपका टोटल 50 प्रश्न। वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा साथियों, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेगा। तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।